हेलो फ्रेंड्स, आज का दिन मेरे लिए एक बहुत ही खास दिन है और मेरे लिए क्या पूरे मेरे परिवार के लिए एक बहुत स्पेशल दिन है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये मेरे भाई का यूपीएससी का एक फ़ोटो है जब वो इंटरव्यू के लिए गया था और आज ये मेरे साथ है। और मुझे बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी है कि ऑल इंडिया रैंकिंग 452 के साथ फाइनली यूपीएससी की एग्ज़ाम इसने 2024 में क्लियर कर ली है। आज मैंने सवेरे से बहुत सारे ग्रुप में, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, हर जगह स्टेटस रखा, बहुत सारी बधाइयाँ मिली, लोगों ने मुझे बधाइयाँ दी और बिल्कुल ऐसा लगा कि यानी इसकी जीत डांगे फैमिली की एक जीत है और मैं बिल्कुल रोक नहीं पाया अपने आप को ये वीडियो बनाने से। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कोई फॉर्मल बातें नहीं करना चाहता, बिकॉज इसका संघर्ष और 6 साल की तपस्या देखी है हमने। बस कुछ बेसिक बातें हैं जो मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट, हर एक एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए। तो उसी से जुड़ी हुई कुछ बातें आज मैं अभिषेक से, जो कि यानी अब फाइनली यूपीएससी क्लियर कर चुका है, उससे मैं जानना चाहूँगा, बताना चाहूँगा और आप सबके साथ में शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस। और सबसे पहले अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा ये पूछते रहते हैं क्वेश्चन कि आप अपने आप को इतना मोटिवेटेड कैसे रखते हो, क्योंकि 6 साल लग गए इस पूरी जर्नी में। आज मेरे बहुत से स्टूडेंट बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो उसमें भी मतलब कभी कभी गिव अप कर देते हैं या पेशेंस चला जाता है। तो पेशेंस रखना और इतने दिन तक सक्सेसफुली उसको कंटिन्यू करना, ये कैसे किया? इसका जो आंसर है, 2 फेज़ बताऊंगा इसमें कि मोटिवेशन के मेरे लाइफ में 2 फेज़ थे इस प्रिपरेशन में। तो फर्स्ट फेज़ ऐसा था जिसमें आप स्टार्टिंग में आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, बहुत मोटिवेटेड होते हैं, तो आप टॉपर्स के वीडियो देख लेते तो आपको मोटिवेशन मिल जाता था, फिर आप उसका पढ़ लेते थे। लेकिन फिर एक ऐसा फेज़ आया कि वो काम करना बंद हो गया था, तो मुझे कुछ परमानेंट उसके तरफ बढ़ना पड़ा। तो जो सेकेंड फेज़ था उसमें मैंने ये किया, मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया। और फिर जब मैंने मेडिटेशन वगैरह करना स्टार्ट किया, मैं रेगुलरली करता हूँ मैं, तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे को फिर मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। और फिर डिस्पाइट अप्स एंड डाउन्स, मतलब 1-2 दिन फील होता था, फिर ऐसा लगता था नहीं यार, जो अपना वर्क है उसको अपन लोग को करना चाहिए। तो फिर मैं अपने वापस से वर्क में जुड़ जाता था। और दूसरी बात ये है कि मैं जैसे लाइब्रेरी में रहता था तो वहाँ पे सारे फ्रेंड्स जो थे हमारे, सब संघर्ष कर ही रहे थे सब। तो उनको देख के एक थोड़ा फील भी आता था कि हाँ, सभी के लाइफ में ये संघर्ष तो जारी है ही है करके, आप कुछ अच्छा स्पेशल कुछ आप नहीं कर रहे हो। तो वो सारी चीज़ें थी जो मेरे को कंसिस्टेंटली मैं करते गया इस प्रिपरेशन में। अच्छा, अक्सर मतलब ये चीज़ भी बोली जाती है कि सक्सेस पाने के लिए ना फेलियर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, फेलियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब यानी फेलियर से कितना मोटिवेशन मिल जाता है? जी, फेलियर तो मुझे ऐसा लगता है लाइफ में जो सबसे बड़ा टीचर होता है शायद तक फेलियर ही होता है। वो मेरे को फेलियर से ये पता चला कि आपके वीकनेसेस क्या क्या है, और इस दरमियान मेरे को अपने आप को जानने का मौका मिला। मैं अपने स्ट्रेंथ जान पाया, वीकनेसेस जान पाया, और मुझे मैं उसमें काम कर पाया। सो मुझे ऐसा लगता है कि आगे जो ये फेलियर से मैंने जो सीखा है, खुद का इमोशनल मैनेजमेंट जो था और अपने आप को संभालना जो था। कभी एक फेज़ तो ऐसा आया, मेरे को याद है, जब मैंने 3rd मेंस दिया था, फिर 4th का मैंने प्रीलिम्स दिया। प्रीलिम्स में मेरा नहीं हुआ था, सबको ऐसा लग रहा था कि अब दिया हुआ है मेंस तो हो ही जाएगा करके। तो फिर एक फेज़ ऐसा आया था, फिर मम्मी आई थी ऊपर, मैं अपने रूम में बैठा था, मैं रो रहा था। तो फिर मम्मी आई, मेरे को पूछती है बेटा क्या हो गया करके। तो मैं बोला मम्मी नहीं हो पा रहा है मेरे से, तो आप मेरे को एक बात बताओ कि क्या मैं छोड़ दूँ क्या ये प्रिपरेशन, क्या मैं जॉब करूँ? तो उस समय मम्मी ने बोला था बेटा देखो, जब तक मैं जॉब में हूँ तुमको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं हो, मैं सब संभाल लूँगी करके। तो वो एक बहुत ही इमोशनल काइंड ऑफ थिंग था मेरे लिए। और फिर मैं बोला यार मम्मी पापा तो पूरे एकदम सपोर्ट में मेरे, तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है, बट ओनली थिंग इज़ दैट कि यू वर्क कंटिन्यूसली ऑन योर वर्क करके। तो आई वॉज फोकसिंग ऑन दैट ओनली। ये अपने आप में काफ़ी यानी नोट करने जैसी बात है कि अक्सर पेरेंट्स का एक सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
अभी अभी कई ऐसे उदाहरण हैं दोस्तों, अब आप लोगों को तो पता ही है कि अक्सर ये सुनने में मिलता है कि अभी 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा हैं, उसके बाद शादी करा देंगे, या जॉब का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे घर का उदाहरण है, इससे ज़्यादा और स्पष्ट बताने जैसा कुछ है नहीं कि पेरेंट्स का रोल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कितने अच्छे से सपोर्ट करते हैं। अभी जैसे अभिषेक ने बोला कि जब तक मतलब इनकी मम्मी जब तक, यानी मेरी चाची जी जब तक जॉब पे हैं, इनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, काम कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोगों को शायद ये प्रिविलेज ना भी मिलता हो, लेकिन तब भी एक सपोर्ट बहुत ज़रूरी है जिसके आधार पे ये सब कुछ अचीव किया जा सकता है। तो एक बात बताओ, अभी खैर ये मोटिवेशन की बातें छोड़ते हैं, तो जैसे अभी सवेरे से यानी कितनी बधाइयाँ आई हैं, कितने कॉल आए, कौन कौन मिलने के लिए आया है? मुझे याद है 50 के आसपास मिस कॉल है जिसको मैं अटेंड नहीं कर पाया, और इसके अलावा मैंने 50 कॉल मैंने अटेंड किए हुए हैं। इसके बाद मैंने फिर इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं न्यूज़ चैनल में, और फिर प्रिंट मीडिया में पत्रकार लोग हैं, उनसे भी बात। तो कल पेपर में भी आने वाला होगा शायद? कल पेपर में भी आएगा जी। जी। अच्छा, इसके अलावा जैसे अभी मैं यानी सुनने में आ रहा था कि कुछ कलेक्टर वगैरह मिलने के लिए आए थे। जी हाँ, मुझे एक्चुअली भरोसा नहीं था, कलेक्टर सर खुद आए थे मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। तो कलेक्टर सर थे और नगर निगम के जो कमिश्नर सर है वो थे, असिस्टेंट कलेक्टर मैडम आई हुई थी। बढ़िया। तो वो बहुत ही अनूठा एक्सपीरियंस था। मम्मी ऑफिस में थी, घर में कोई नहीं था, तो तुरंत कॉल करके बुलाया गया, मम्मी जल्दी आओ, कौन कैसे हैंडल कैसे करेंगे हम लोग करके। फिर मम्मी आई जल्दी से, फिर उसके बाद सब वो प्रॉपरली हो गया मैनेज। बढ़िया। तो अभी एक चीज और जो कि स्ट्रक्चरली जानना जरूरी है सबके लिए, कि यहाँ से आगे की प्रोसीजर क्या रहती है अभी ज्वाइनिंग तक की? जी, अभी तो ऐसा है कि अभी हमारा रैंक पता चला है, कुछ दिनों में हम लोग को जो सर्विस अलॉट होगी उसका बारे में पता चलेगा। उसके बाद फाउंडेशनल कोर्स होगा जो लबासना में होता है, फिर उसके बाद भारत दर्शन, फिर उसके बाद आपका जो स्पेसिफिक आपका जो डिपार्टमेंट अटेम्प्ट था। तो आपका जो एक फाइनल अटेम्प्ट बचा है, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि वो फाइनल अटेम्प्ट के लिए आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, क्योंकि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू आप तीनों फेजेस को क्लियर कर चुके हो, तो उसकी स्ट्रेटेजी आप किस प्रकार से देखते हो, कहाँ पर आप स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट देखते हो इम्प्रूव करने के लिए? देखिए, इसमें एक्चुअली दो बात है कि मतलब एक बार मैंने कर लिया है ये तीनों फेज को क्लियर, इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट टाइम भी वो क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट टाइम की जो प्रिपरेशन होगी वो ऑल टुगेदर न्यू होगी वो। तो जैसा वो बजट में जो अपना चलता है, उसमें जीरो बेस बजटिंग जो होती है ना, सेम वही फंडा चलता है यहाँ पे। शुरू से जीरो बेस करना पड़ता है, इंक्रीमेंटल कुछ नहीं होता है इसमें। तो एक बात ये हुई, और दूसरी बात जैसे आपने कहा अभी मार्क लिस्ट आई नहीं है, तो एक बार जैसे मार्क लिस्ट आ जाएगी मुझे पता चल जाएगा कि किस में कम है मार्क्स मेरे, और उसमें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट मैं देखूंगा, और बाकी जो जैसा था उसमें फिर उसको कंटिन्यू करूंगा मैं। आपका यूपीएससी ऑप्शनल कौन सा सब्जेक्ट था? ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी था। ज्योग्राफी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ज्योग्राफी वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट आफ्टर ऑप्शनल रहता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का फेवरेट रहता है। तो इसमें यूनिकनेस आप अपने आंसर्स में कैसे लाए थे? जी, लास्ट टाइम मैंने जब ज्योग्राफी दिया था, ज्योग्राफी ऑप्शनल से मेंस दिया था, तो मेरे ऑप्शनल के कारण ही जो है इंटरव्यू कॉल रुक गया था, बहुत कम आए थे। तो मुझे लगता है कि आपको ज्योग्राफी में एक तो फर्स्ट आपको ज्योग्राफिकल लैंग्वेज जो है उसको यूज़ करना पड़ता है, और दूसरा उसमें आपको ना रीजनल पर्सपेक्टिव चाहिए होता है। तो इस बार मेरे साथ लकीली ये अच्छा हो गया था कि इसके जस्ट पहले, इसके मेंस के पहले मैंने स्टेट पीएससी का पूरा मेंस और उसका इंटरव्यू दिया हुआ था, तो मेरा छत्तीसगढ़ पार्ट जो है काफ़ी स्ट्रांग हो गया था। तो जो रीजनल पर्सपेक्टिव आने चाहिए अपने आंसर में, वो फाइनली जो है इस अटेम्प्ट में आ पाया ड्यू टू माई CGPSC प्रिपरेशन। तो आई थिंक सो वो चीज़ मुझे एज दी है ऑप्शनल्स में। ओके, तो आपने क्या नाम है फर्स्ट अपने यूपीएससी मेंस अटेम्प्ट के बाद ऐसा कोई एक बार थॉट आया था कि आप ऑप्शनल चेंज करना चाहिए, मतलब मैं चेंज करके देखता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, या फिर इसी को कंटिन्यू करता हूँ? जब मेरे उस समय मार्क्स आए थे 222 थे, जो कि ऑप्शनल में बहुत कम माने जाते हैं, तो मुझे एक थॉट तो आया कि इसको चेंज करना चाहिए, लेकिन मेरे को समझ में आ गया था मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं कोई दूसरा ऑप्शनल देख सकूं, जैसे फिलोसॉफी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब तो और मेरे बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग था। तो मुझे ये पता था अगर इतना एफर्ट डाला है, 222 आ गए, थोड़े और उसमें और एफर्ट डालूंगा तो हो जाएंगे। लकीली 2-3 फ्रेंड्स लोग का हमारा ग्रुप बन गया था, तो उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से डिस्कस करते थे, और उसका मेरे को एक्चुअली बेनिफिट मिला है। वो अभी जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स का जो यूजुअल पैटर्न हम लोग देखते हुए हैं, उसमें ऐसा बोला जाता है, मतलब आज से 10 साल पहले और आज से कुछ साल पहले तक ये एक ऐसा पैटर्न चलता था यूपीएससी प्रीलिम्स में कि एलिमिनेशन टेक्निक बहुत यूज़ होती थी।
मतलब उसमें ऑप्शन आप एलिमिनेट करते जाओ, इवन विद सम प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज यू वर एबल टू गेट टू द राइट आंसर। बट अभी जो 2-3 साल में जो एकदम ड्रास्टिक शिफ्ट हुआ है जिसमें एलिमिनेशन टेक्निक ही एलिमिनेट हो गई है, तो उसको आपने अभी इस प्रीलिम्स में कैसे यूज किया, मतलब क्या एक अलग प्रिपरेशन किया उसका? जी जी जी, इसका एक ट्रेंड होता था, जैसे ही प्रीलिम्स आने वाला होता था उसके 20 डेज पहले पूरे यूट्यूब में एलिमिनेशन टेक्निक। तो इस बार यूपीएससी उसी को ही एलिमिनेट कर दिया था। तो जैसे मैं पेपर दे रहा था तो मैंने 1-2 क्वेश्चंस पढ़े वहाँ पे प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन हॉल में, तो फिर मैं बोला कि यार इसमें ऑप्शन एलिमिनेट क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर उसके बाद मैंने पन्ने पलटते गए, फिर मैंने देखा लगता है यूपीएससी ने इस बार ट्रिक कर दिया है। तो फिर मैंने ये पाया कि पूरे क्वेश्चन से ही जो ऑप्शंस होते हैं उसको एलिमिनेट कर दिए गए थे। तो फिर मुझे समझ में आ गया था और वहाँ पे मेरा ब्रेन एक्टिव था, उसने मेरे को थोड़ा फेवर कर दिया, उसने फॉर्चुनेट इनफ था। तो मैंने समझ गया, मैं बोला पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप करते हो उसको आप दीजिए, अगर मेरे लिए वो नहीं है चीज़ तो वो किसी के लिए भी नहीं है वो। तो उस हिसाब से फिर मैंने जो है उस इसमें मैंने मैनेज किया खुद को और फिर मैंने अपना प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन दिया। सी सेट ऑल्दो क्वालिफाइंग इन क्वालिफाइंग, अभी जिस प्रकार से उसका लेवल बढ़ रहा है, लोग तो बोलते हैं कि कैट के भी ऊपर चले गए, जो भी एस्पिरेंट्स है जिनसे क्या नाम है मैंने देखा है, जिनके आफ्टर प्रीलिम्स इंटरव्यू जो मैंने देखे हैं, तो उसमें वो बताते हैं कि वो तो कैट के लेवल को भी क्रॉस कर दिया। तो ऑल्दो बीइंग क्वालिफाइंग इन क्वालिफाइंग, हाउ इम्पोर्टेंट उसकी प्रिपरेशन रहती है अलॉन्ग विद जीएस पार्ट? जी, सी सेट को तो आप बिल्कुल नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था उसमें मेरा जो है GS1 जो है निकल चुका था, लेकिन जो GS जो होता है वो निकल चुका था, लेकिन जो सी सेट था उसमें 2.5 नंबर से चूक गया था। चूँकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का था, मैथमेटिक्स मैंने पढ़ा हुआ था अच्छे से, अच्छी थी मैथमेटिक्स मेरी, तो मैंने सोचा यार सी सेट तो निकल ही जाएगा, तो उसको हल्के में ले लिया था। और इस बार बहुत ट्रिक हुआ, जब मैं सी सेट देता था तो मुझे अपनी वीकनेसेस बहुत अच्छे से पता थी, वीकनेस और स्ट्रेंथ भी पता थी। तो मेरा ये यूजुअल रहता था कि 45 मिनट्स में मैं 20 क्वेश्चन जो है मैथ्स के सॉल्व हो जाते थे। मैंने देखा 30 मिनट्स हो गए हैं ऑलमोस्ट, मेरा मुश्किल से 10 जा रहा था। मैं बोला ऐसे में तो निकलने से रहा मैथमेटिक्स को लेके। फिर मैंने सोचा क्योंकि मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग अगर इतना टफ आ गया तो हो सकता है कि इंग्लिश ईजी हुआ। तो मैंने तुरंत अपनी स्ट्रैटेजी वहाँ पे स्विच करी और मैंने फिर पूरा जो अपना पैसेज होता है वो पैसेज को मैंने फिर से पूरा किया। और मेरे को लगता है शायद पैसेज अगर मैं यूजुअली छोड़ के आता था, लेकिन इस बार मैंने किया पैसेज, तो वो फॉर्चुनेटली इनफ था कि मैं कुछ मार्क्स से ही निकला होगा, मेरे को ऐसा लगता है सी सेट, लेकिन निकल गया, रुका नहीं वो मेरा, ऐसा है। Excellent, excellent. Once again, many congratulations. You did extremely well and made all of us very proud. Thank you so much. Thank you so much. फाइन गाइस, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। एंड ये मतलब सिर्फ हमारे फैमिली तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा, ये ऐसे हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स के लिए भी रहेगा जो आज हर तरह की तैयारी करते हैं। बात सिर्फ यूपीएससी की शुरुआत हुई, लेकिन तैयारी और उसके लिए लगने वाली मेहनत ये हर एक एग्ज़ाम के लिए उतनी ज़रूरी है। तो कहने की बातें हैं, बट देन ऑब्वियसली बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हर्डल्स आते हैं, बट देन स्टिल पीपल मेक्स फॉर्च्यून फ्रॉम दैट। तो ये एक काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है और हम सब के लिए तो काफ़ी गर्व का पल है ही। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, यानी इससे ज़्यादा और कुछ अभी फ़िलहाल शेयर करने के लिए नहीं है। जैसे जैसे पोस्टिंग हो जाएगी, जैसे मतलब लबासना की ट्रेनिंग होगी, बाकी के सारे अपडेट्स मैं इसके साथ लेता जाऊंगा और उसके बाद मैं ग्रुप में आप सबके साथ शेयर करता जाऊंगा। तो आप में से भी कोई अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा होगा या स्टेट लेवल के पीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहा होगा तो इस वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़ सकता है। इस वीडियो के साथ मैं नीचे कॉन्टैक्ट नंबर, इसका तो नहीं लेकिन मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर शेयर कर दूंगा, सो दैट अगर किसी को कोई डाउट रहेगा तो वो पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। जाते जाते अब बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं बैंकिंग के जो यानी हमेशा एक एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई एक राइट मैसेज होना चाहिए। तो फ्रॉम योर साइड व्हाट शुड बी दैट कंक्लूडिंग मैसेज? देखिए, कंक्लूडिंग मैसेज में तो ये मैं बोलूँगा, जो भी आप एग्ज़ामिनेशन देते हैं आप ये सोच लीजिए कि आप वो एग्ज़ामिनेशन अकेले नहीं दे रहे हैं। आपके पीछे जो है पूरी एक्सपेक्टेशंस है आपकी फैमिली की, आपके मदर की, आपके फादर की और आपकी एक्सटेंडेड फैमिली की। तो उसको आप हमेशा ध्यान में रखिए और अपने वर्क के प्रति जो है आप डेडिकेटेड रहिए। जो आप कंसिस्टेंटली जो वर्क करेंगे वो कभी आपको बिट्रे नहीं करेगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आप कंसिस्टेंट रहिए, मोटिवेटेड रहिए, नेगेटिव पीपल को पूरा दूर हो जाइए लाइफ में उनसे,
और पॉजिटिव फ्रेमवर्क के साथ बस हार्ड वर्क करिए बस। थैंक यू। चलेगा देन गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सी यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।